हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, कहा था प्रसिद्ध शांति के लिए परमाणु भाषण किसने दिया था? ई ऑप्शन। तो देखिए, ड्वाइट डी हाइजनहावर ने प्रसिद्ध शांति के लिए परमाणु भाषण दिया था। दिसंबर 1953 में 34वें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति ने शांति के लिए परमाणु नामक एक प्रसिद्ध भाषण दिया। भाषण में परमाणु रिएक्टरों के माध्यम से बिजली के उत्पादन का वर्णन किया गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि एटम बिजली का एक सुरक्षित, स्वच्छ और भरोसेमंद स्रोत प्रदान करेगा। परमाणु बम परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। पहला परमाणु बम अमेरिका की एक टीम ने बनाया था, जिसका नेतृत्व सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। ठीक है, परमाणु बम एक परमाणु हथियार है जो बड़े पैमाने पर विस्फोट करने के लिए परमाणु विखंडन की घटना का उपयोग करता है, जो एक बड़े क्षेत्र में भारी शारीरिक क्षति का कारण बनता है। नेक्स्ट कुछ देखिए 112। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता भारत में जो है प्रदूषण नियम एवं नियंत्रण नियम की स्थापना कब हुई? तो ए ऑप्शन। तो देखिए, भारत में ध्वनि प्रदूषण नियम एवं नियंत्रण 2000 में स्थापित किया गया। ठीक है, ये नियम जो है या कानून आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रशासन की तारीख से लागू होता है। ठीक है, भारत में कुछ प्रदूषण अधिनियम इस प्रकार है, जैसे जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995, उसके बाद है खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम जुलाई 1989। नेक्स्ट है कि ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा स्थानांतरण किस प्रकार होता है? बी ऑप्शन। तो पिरामिड के नीचे से ऊपर तक। तो ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा स्थानांतरण पिरामिड के नीचे से ऊपर तक होता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो ऊर्जा और पोषक तत्व पारित हो जाते हैं। आमतौर पर उपभोक्ताओं की तुलना में उत्पादकों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कार्बनिक यौगिक का वर्ग नहीं है? तो बी ऑप्शन इलेक्ट्रोयौगिक कार्बनिक यौगिकों का एक वर्ग नहीं है। कार्बनिक यौगिकों के वर्ग वे हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे कार्बनिक यौगिक शामिल होते हैं। कार्बनिक यौगिक रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु संयोजक रूप से अन्य परमाणुओं से बंधे होते हैं। ये जो है जीवित जीवों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कुछ कार्बन युक्त यौगिक जिन्हें कार्बन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, ठीक है, उनमें शामिल है कार्बाइड, कार्बोनेट और साइनाइड। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें भी शामिल है जो जीवाश्म ईंधन के मुख्य घटक हैं। 115 है, किस रासायनिक बंधन का वर्णन जकोशिल और लुईस ने किया था? तो डी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन। आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन का वर्णन कोशेल और लुईस ने किया था। आयनिक और सहसंयोजक बंधन दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक के स्थिर विन्यास को प्राप्त करने की यह प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हैं। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले बंधन को आयनिक बंधन कहा जाता है। ठीक है, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन उनकी संरचना और गुणों में भिन्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम जो है कैलोरीमीटर का उपयोग किसके कैलोरी मान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? 116 का बी ऑप्शन। ठोस और गैसीय ईंधन। तो बम कैलोरीमीटर द्वारा हम ठोस और गैस दोनों ईंधन का कैलोरी मान निर्धारित करते हैं। ठीक है, कैलोरीमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी रासायनिक या भौतिक प्रतिक्रिया में शामिल गर्मी की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। लेवोजियर और लाप्लास को आमतौर पर प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर के आविष्कार होने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट
फिर है कि संयुक्त होने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन में 2:1 का सरल अनुपात होता है, इसे किस नियम द्वारा समझा जाता है? तो बी ऑप्शन, ये लुसाका गैसीय आयतन का नियम। तो संयुक्त होने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन में 2:1 का सरल अनुपात होता है, इसे गे-लुसाक का गैसीय आयतन के नियम में जाना जाता है। गे-लुसाक द्वारा तैयार किए गए इस नियम में कहा गया है कि गैसीय अभिकारकों और उत्पादों की मात्रा के बीच अनुपात सरल पूर्ण संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 118 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक गुण नहीं हो सकती? तो सी ऑप्शन, संरचना भौतिक गुण नहीं हो सकती। संरचना एक रासायनिक गुण है, क्योंकि किसी यौगिक की संरचना को केवल उसे देखकर नहीं निर्धारित कर सकते हैं। रासायनिक गुणों का पता लगाने के लिए कुछ रासायनिक परीक्षण करने होते हैं। ठीक है, गंध, रंग और घनत्व अधिक गुण है, क्योंकि इसे देखकर ही पता लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो जब किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है तो उसके अणुओं के पुनर्व्यवस्थित होने के बावजूद उनकी संरचना वही रहती है। रासायनिक बदलाव को यदि देखें तो जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसकी आणविक संरचना पूरी तरह से बदल जाता है। इस प्रकार रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ का निर्माण शामिल है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, जबकि रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन केवल भौतिक गुणों अर्थात प्रकृति, साइज आदि को प्रभावित करता है। रसायन पदार्थ की संरचना जो है सहित उनके भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों में बदलाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 है कि यदि अमोनिया के 1 मोल में वाई संख्या में कण होते हैं तो ग्लूकोज के 1 मोल में कितने कण होंगे? तो यदि अमोनिया के 1 मोल में वाई संख्या में कण होते हैं तो ग्लूकोज के 1 मोल में वाई कण ही होंगे, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, तो अमोनिया के 1 मोल में वाई संख्या में कण है तो ग्लूकोज के 1 मोल में कितने कण होंगे? वाई कण ही होंगे। ठीक है, तो 1 मोल अमोनिया यानी NH3 जो है ये 17 ग्राम बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 अणु। ठीक है, और 1 मोल ग्लूकोज होता है C6H12O6 बराबर ये हो जाएगा आपको 12 × 6 + 1 × 12। ठीक है, अब प्लस में क्या होगा 6 × 16 यानी 180 ग्राम। ठीक है, एक मोल पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं या आयनों की संख्या निश्चित होती हैं, इसे एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, यानी एवोगाड्रो संख्या 6.022 × 10⁻23 अणु या परमाणु या आयन। नेक्स्ट 120 कहता है कि क्लोरीन परमाणु में 5वीं कक्षा और हीलियम परमाणु में 3री कक्षा की परमाणु त्रिज्या का यानी अनुपात क्या है? 120 का बी ऑप्शन। तो देखिए किसी परमाणु के कक्षा की त्रिज्या, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 50:153। कितना होगा? 50:153। तो 5वीं कक्षा और हीलियम परमाणु में 3री कक्षा की परमाणु त्रिज्या का अनुपात 50:153 है। फिर है कि 3D संक्रमण श्रृंखला किससे शुरू होती है और किस प्रकार समाप्त होती हैं? बी ऑप्शन। तो स्कैंडियम जिंक। तो 3D संक्रमण श्रृंखला जो स्केडियम से शुरू होता है और जिंक पर समाप्त होती है। स्केडियम की परमाणु संख्या 21 एवं जिंक की परमाणु संख्या 30 है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है निम्नलिखित में से कौन सा अणु हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंधन बना सकता है? बी ऑप्शन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अणु हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंधन बना सकता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व केवल हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंधन बना सकते हैं। सोडियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और रुबिडियम में ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, अतः विकल्प में से केवल ऑक्सीजन ही हाइड्रोजन बंधन बना सकती है। हाइड्रोजन बंध के कारण ध्रुवीय यौगिक परमाणु में खुल जाते हैं। ठीक है, ध्रुवीय अणु जो है हाइड्रोजन बंधन के माध्यम से पानी के अणुओं द्वारा आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए कि रासायनिक बंधों की बढ़ती क्षमता का क्रम है। वेंडर वाल्स बंधन लेस देन हाइड्रोजन बंधन लेस देन
जो होगा धात्विक बंधन, लेस देन आयनिक बंधन और लेस देन सहसंयोजक बंधन। 123 है सहसंयोजक बंधन की ताकत जो कक्षाओं के ओवरलैपिंग से किस प्रकार संबंधित है, तो सी ऑप्शन निर्भर है। तो सहसंयोजक बंधन की ताकत कक्षाओं के ओवरलैपिंग पर निर्भर करता है। ठीक है, ओवरलैपिंग समानुपाती होता है सहसंयोजक बंधन की क्षमता की। ठीक है, वैलेंस बैंड सिद्धांत की अवधारणा के अनुसार परमाणु कक्षाओं के आंशिक विलय को ओवरलैपिंग के रूप में जाना जाता है। ओवरलैपिंग की सीमा सहसंयोजक बंधन की ताकत के सीधे जो अनुपातिक होता है। ओवरलैपिंग जितना अधिक होगा बंधन उतना ही अधिक स्थिर होगा। परमाणु स्थिरता प्राप्त करने और प्रणाली में ऊर्जा के स्तर को कम करने के लिए जो है संयोजित होते हैं। परमाणु कक्षकों की अति व्यापन के परिणाम स्वरूप नई व्यक्तियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट, फिर सल्फोनिक एसिड को छोड़कर सभी कार्बनिक अम्ल किस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? ए ऑप्शन कमजोर। तो सल्फोनिक एसिड को छोड़कर सभी कार्बनिक अम्ल कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स से जलीय घोल में कुछ सीमा तक अलग हो जाते हैं, उन्हें कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। ठीक है, सल्फोनिक अम्ल और अमोनिया जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है एमाइन आदि को छोड़कर सभी कार्बनिक अम्ल या क्षारक कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। कमजोर अम्लों का पीएच मान जो है मजबूत अम्लों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए कि प्रबल अम्ल वह अम्ल है जो अम्लीय घोल में पूर्णतः वियोजित हो जाता है। यह एक रासायनिक स्पीसीज है जिसमें प्रोटॉन H+ को खोने की उच्च क्षमता होती है। 125 है कि किसका पीएच जो है 7 से अधिक है? ई ऑप्शन। तो देखिए किसी भी दिए गए विकल्प का पीएच 7 से अधिक नहीं है। रक्त जो है प्लाज्मा एक क्षारक है जिसका पीएच मान 7 से अधिक है। एसिड का पीएच हमेशा 7 से कम नीचे होता है और क्षार का पीएच 7 से अधिक ऊपर होता है, जबकि उदासीन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, जहाँ गैस्ट्रिक जूस और सिरका और नींबू एसिड है इसलिए इनका पीएच 7 से नीचे है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इसका जो पीएच होता है 0.0 होता है। ठीक है, और H2SO4 का होता है pH 1.0 जो अम्ल है, और अमाशय रस का होता है 1.2 जो अम्ल है। नींबू का होता है 2.2 ये भी अम्ल है। सिरका का होता है 2.8 ये भी अम्ल है। सेब का 3.0, अंडा का होता है 7.8 ये क्षारक है। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है 8.3। ठीक है, ये भी आपको क्षारक है। अमोनिया का 11.0, चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 12.4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच होता है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126 है कि Cu+2 Zn यह है Cu Zn+2 की ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया का है। तो 126 का ए ऑप्शन तो Zn। ठीक है, तो दी गई रासायनिक जो है प्रतिक्रिया ये है, इसकी जो ऑक्सीकरण अर्ध प्रतिक्रिया है Zn+2। ऑक्सीकरण एक परमाणु आयन या अणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि है। इसे डी इलेक्ट्रोनेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें देखिए 127 है कि हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता के क्रम में के संबंध में कौन सा जो है कथन सत्य है? 127 का ए। तो देखिए यहाँ पे है कि हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता के संबंध में सही कथन है कि फ्लोरीन की प्रतिक्रियाशीलता ब्रोमीन की तुलना में अधिक है। ठीक है, हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता समूह के नीचे की ओर क्रम है आपको 80 लेस देन I लेस देन Br लेस देन Cl लेस देन F। ठीक है, अब देखिए हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता कम हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के स्तर में वृद्धि के साथ परमाणु त्रिज्या का आकार बढ़ता रहता है। इससे अन्य परमाणुओं के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षक कम हो जाता है। 128 नंबर देखिए 128 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली जो है DDT कीटनाशक से प्रभावित होती है? 128 का ए ऑप्शन तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र DDT कीटनाशक से प्रभावित होते हैं। ठीक है, और आर्गेनोक्लेश देखिए यहाँ पे आर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक यानी DDT से तंत्रिका तंत्र सबसे अधिक प्रभावित
होते हैं। डीडीटी अणु, तंत्रिका, कोशिका झिल्ली और झिल्ली की आयनिक पारगम्यता की गतिविधि को जो है में हस्तक्षेप करता है। ठीक है, अब देखिए कि यह परिसंचरण तंत्र, हृदय, पाचन तंत्र निश्चित रूप से डीडीटी और गामा जो है गामा और जो है ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक से प्रभावित नहीं होते। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 129 है कि कौन सा आवास जीवाणुओं का घर नहीं है। ए ऑप्शन अशुद्ध जल। अशुद्ध जल पानी का एक शुद्ध रूप है। ठीक है, और अशुद्ध जल जीवाणुओं का घर नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए मानव शरीर जो है बैक्टीरिया से भरा है और वास्तव में यह अनुमान है कि इसमें मानव कोशिकाओं की तुलना में अधिक बैक्टीरिया कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट, फिर कहते हैं हेपेरिन निम्न में से किसका एक उदाहरण है। ए ऑप्शन, तो देखिए हेपेरिन जो है ग्लाइकन का एक उदाहरण है। ठीक है, और अन्य पॉलीसेकेराइड के विपरीत उनमें एक ए बी होता है, जहां ए और बी दो अलग अलग शर्करा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, हेपेरिन रक्त के जमने को रोकता है। हृदय या फेफड़ा में रक्त के मुक्त प्रवाह को क्षमता बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक गुण पर जो है युग्म विकल्पी के पृथक्करण का दूसरे गुण पर युग्म विकल्पी के पृथक्करण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह खाली स्थान पर आधारित है। तो सी ऑप्शन, यह जो मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण नियम पर आधारित है। मेंडल के तीन नियम दिए थे जो आनुवंशिकता से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेंडल के प्रभावी के नियम में कहा गया है कि जब एक प्रमुख गुण वाले जीन का एक अप्रभावी गुण वाले जीन के साथ संकरण होता है तो F1 पीढ़ी की संतान प्रभावी गुण प्रदर्शित करेगी। और मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार एकल गुण को नियंत्रित करने वाले एलील की एक जोड़ी युग्मक के निर्माण के दौरान एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। ठीक है, मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम के अनुसार एक गुण का एलील के पृथक्करण का किसी भिन्न गुण पर एलील के पृथक्करण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट 132 नंबर देखिए, कहता है कि राइबोजाइम निम्न में क्या है। राइबोजाइम क्या है, तो राइबोजाइम जो है आरएनए एंजाइम है। क्या है, आरएनए एंजाइम, यानी बी ऑप्शन। तो राइबोजाइम जो है ये एक आरएनए एंजाइम है। यह उत्प्रेरक गतिविधि प्रदर्शित करता है। राइबोसोमल आरएनए आनुवांशिक वाहक के रूप में कार्य नहीं करते हैं बल्कि संरचनात्मक कार्य करते हैं। राइबोसोमल आरएनए और आरएनए की एक उप इकाई प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो एसिड की अतिरिक्तता जो प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। इन्हें राइबोजाइम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 133 निम्नलिखित में से कौन सा C3 पौधों का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, गेहूं जो है C3 पौधे का उदाहरण है। गेहूं क्या है, C3 पौधे का उदाहरण है। नेक्स्ट 134 है कि स्तनधारी कोशिकाओं में आरएनए का प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रकार कौन सा है। 134 का ए। तो देखिए स्तनधारी कोशिका में आरएनए प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रकार है। ठीक है, तो आरएनए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 135 है कि कोडन के महत्व को किसने विस्तार से बताया था। 135 का ए, जॉर्ज गोमो। ठीक है, तो कोडन के महत्व को जॉर्ज गोमो ने विस्तार रूप से बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मनुष्यों में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करती है। तो ई ऑप्शन, तो वाल्व संरचना मनुष्यों में रक्त की जो है एक रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करता है। हृदय के कक्षों में विभिन्न वाल्व होते हैं। ठीक है, हम देखिए मुख्य रूप से 4 वाल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो एक तो होता है महाधमनी, बाइसिपिड वाल्व और फुसफुसीय वाल्व, और होता ट्राइस्पिड वाल्व। नेक्स्ट 137 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वाद कलिका मानव जीभ के पार्श्व भाग पर मौजूद होते हैं। ई ऑप्शन, तो देखिए खट्टा स्वाद कलिका जो है मानव जीभ के पार्श्व भाग पर मौजूद होती हैं। जीभ स्वाद कलिकाओं से बनी होती है। प्रत्येक स्वाद कलिका में 50 से 100 स्वादग्राही जो है कोशिकाएं होती हैं। स्वाद
के 4 मूल प्रकार हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें, जीभ के मध्य भाग में भी कुछ स्वाद कलिकाएं होती हैं। 138 है कि ऑर्निथिन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट रक्त से हटा दिया जाता है? सी ऑप्शन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया चक्र जो है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट रक्त से हटा दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद है कि यह जो है चक्र यकृत कोशिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पहले यूरिया को गुर्दे द्वारा फिल्टर किया जाता है और मूत्र में उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है। ऑर्निथिन एक जो है गैर आवश्यक एमिनो एसिड है जो यूरिया चक्र में एक मध्यवर्ती अणु के रूप में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट फिर है कि एक ऑटो इम्यून बीमारी जहां शरीर की अपनी बॉडीज थायराइड की कोशिकाओं पर हमला करता है तो उसे क्या कहा जाता है? 139 का ए ऑप्शन, यानी होशिमोटो रोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 140 कहता है कि दो सदिशों को जोड़ने से प्राप्त सदिश को क्या कहा जाता है? तो दो सदिशों को जोड़ने से प्राप्त सदिशों को परिणामी सदिश कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन। क्या कहा जाता है? परिणामी सदिश। परिणामी सदिश वह सदिश है जो दो सदिशों को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। परिणामी वेक्टर की गणना था तो ग्राफिकल विधि या विश्लेषणात्मक विधि का उपयोग करके ही की जाती हैं। नेक्स्ट देखिए 141 कहता कि 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 11 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग के साथ जमीन से 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित की जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण तुरंत g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। प्राप्त जो अधिकतम ऊंचाई क्या है? 141 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी 1.5। ठीक है। क्या होगा? 1.5। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1.5। कैसे? तो देखिए, तो प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई h बराबर होता है यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g। तो ये हो जाएगा आपको यू स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 121 इंटू साइन थीटा 1/2 का साइन 30 का मान 1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर। अब बट्टा में क्या होगा? तो यहाँ पे होगा 2g यानी 2 गुने 10 यानी कितना होगा 20, यानी ये हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है। तो प्राप्त अधिकतम ऊंचाई जो है क्या होगा? तो इसके लिए फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g। नेक्स्ट 142 देखिए, फिर है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ऊपर या नीचे को कैसे परिभाषित करते हैं? 142 का ए, अंतरिक्ष में कोई ऊपर या नीचे नहीं है। अंतरिक्ष में कोई ऊपर या नीचे नहीं होता। उनके वजन के लिए सामान्य प्रतिक्रिया बलों की कणों के कारण अंतरिक्ष में कोई ऊपर या नीचे नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण ऊर्ध्वाधर दिशा को परिभाषित करता है। इस प्रकार अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सभी दिशाएं समान हैं। अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का क्षेत्र है। ठीक है। अंतरिक्ष को बाह्य अंतरिक्ष या ब्रह्मांड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 143 है कि ध्रुवीय उपग्रहों का उपयोग पृथ्वी की सतह की उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग के लिए क्यों किया जाता है? सी ऑप्शन, तो वे सतह के करीब होते हैं, पृथ्वी के और विशाल क्षेत्रों को बहुत तेजी से कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 144 है। क्वेश्चन नंबर 144 की यदि बात करें तो सी और एफ के तापमान के बीच ग्राफ के लिए खींची गई रेखा का ढलान क्या है? तो देखिए, सी और एफ के तापमान के बीच ग्राफ के लिए खींची गई रेखा का ढलान जो है 5/9 होता है। इतना 5/9। ठीक है। उसके बाद देखिए, डिग्री सेल्सियस एवं डिग्री जो है फ़ारेनहाइट के बीच संबंध है C/100 बराबर F-32/180। C/100 बराबर F-32/180। नेक्स्ट फिर है कि कौन सही कथन है? सी ऑप्शन, पानी सभी 3 चरणों में मौजूद रह सकता है। ठीक है। पानी सभी 3 चरणों में मौजूद रह सकता है। ठीक है। तो जल का त्रिक बिंदु होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और जो है इस तापमान पर जल की तीनों अवस्थाएं ठोस, ठीक है, वाष्प, द्रव और बर्फ लाए जाते हैं। परम शून्य ताप 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप पर गैसों के सभी गुण जो है समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट
फिर है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की मानी जाती है। 146 का ये अनुप्रस्थ विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र की अनुप्रस्थ गति से बनती है, इस प्रकार उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अनुप्रस्थ तरंगे के गुण है कि इन्हें गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वे निर्वात में 3.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति करते हैं। ये तरंग प्रकृति में अनुप्रस्थ होती है। ये विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते हैं। ये तरंगे जो ध्रुवीकृत हो जाती है, ये ऊर्जा और संवेग को लेकर चलते हैं। 147। फिर है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त है। ये ऑप्शन तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है सघन माध्यम में आपतन कोण दोनों माध्यमों के क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक ऐसी घटना है जो दो माध्यमों के बीच की सीमा पर घटित होती है। जैसे कि यदि पहले माध्यम से आपतित कोण क्रांतिक कोण से अधिक है तो सारा प्रकाश वापस उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अब देखिए 148। फिर परम शून्य पर SI किसके रूप में कार्य करता है। सी ऑप्शन तो इंसुलेटर। तो परम शून्य तापमान सिलिकॉन इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। परम शून्य पर परिभाषा के अनुसार सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस जो है बैंड में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। फिर एक निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन अनुपात सबसे अधिक है। सी ऑप्शन तो 92U235। ठीक है। 92U235 में न्यूट्रॉन अनुपात सर्वाधिक है। ठीक है। तो यूरेनियम 235 के नाभिक में जो 234 - 92 यानी 142 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात सबसे अधिक है। अर्थात प्रोटॉन की संख्या अनुपात न्यूट्रॉन की संख्या होगा 143:92। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 150। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। ए ऑप्शन बीटा किरणें कैथोड किरणों के समान होती हैं। तो सही कथन है बीटा किरणें जो है कैथोड किरणों के समान होते हैं। बीटा किरणें कैथोड किरणों के समान होती है, यह कथन क्या है, सही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।